आज शुरू करेंगे लाइट चैप्टर। ये क्लास 10 का एक टॉपिक है जो कि फिजिक्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूरा फोकस्ड होगा एनसीईआरटी पे और एकदम फोकस्ड हम लोग स्टडी करेंगे जो सीबीएसई के बोर्ड में आता है, बस उतना ही करेंगे, उससे इधर उधर कुछ भी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे सेंसेशन मिलता है विजन का। कोई भी चीज देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से ही है। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा क्या है? लाइट एक वेव भी है। लाइट बिहेव्स एज अ वेव ऑल्सो। तो एक वेव है, कैसा वेव है? तो ये ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एक छोटा सा सेक्शन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारा वेव्स का कलेक्शन है, पर ये जो विजिबल लाइट है वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें वेवलेंथ कितना तक है? तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल लाइट का अराउंड 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। ये जो 400 नैनोमीटर है ये है वायलेट के लिए, ये छोटा वेवलेंथ वाला, और ये जो बड़ा वेवलेंथ वाला है ये है तुम्हारा रेड के लिए। तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ, अलग अलग कलर्स का अलग वेवलेंथ होता है। अब चलते हैं आगे। इस लाइट जो चैप्टर है उसमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो टॉपिक्स है वो सबसे पहले है कि रिफ्लेक्शन के बारे में देखना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड हम लोग उस पे टर्म्स को समझेंगे कि क्या है इंसिडेंट, क्या रिफ्लेक्टेड, वो सारा कुछ देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो सब देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड इसका लॉज देख लेंगे। फिर मिरर पे आएंगे, स्फेरिकल मिरर्स पे। मिरर्स में फिर उसके बाद हम लोग उसका रे डायग्राम देखेंगे। रे डायग्राम के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि मिरर का फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड मेजर टॉपिक लाइट में आएगा वो होगा रिफ्रैक्शन। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं, पर इसको देखेंगे, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका भी लॉज देखेंगे, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड लेंस देखेंगे, लेंस का रे डायग्राम देखेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। फिर लास्ट टॉपिक होगा पावर का, पावर ऑफ लेंस, तो वो रिफ्रैक्शन में ही आएगा। तो ये सब हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं टर्म्स। पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है उसको समझ ले रहे हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होगा कि ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। मान लो एक लाइट हम यहाँ से भेज रहे हैं, एक लेजर लाइट, तो यहाँ टकराया और ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सेम मीडियम में, तो उसको रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। जैसे ये कोई एक प्लेन सरफेस है, अब यहाँ से लाइट आया, यहाँ टकराया और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो एयर से आया था और एयर में वापस चला गया, तो ये सेम मीडियम में वापस चला जाता है रिफ्लेक्शन में। ये जो मिरर है इसके अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि ये वाला साइड जो है वो ओपेक साइड है, ऊपर वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाया। सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में ये रिटर्न बैक हो जाएगा। अब इसका टर्म्स भी समझ लेते हैं कि ये जो देखो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, इसको रीड्रॉ करते हैं।
ये मिरर है, एम डैश क्या है यहाँ पे, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ लिख देते हैं व्हाट इज एम डैश। एम डैश यहाँ पे एक मिरर या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जरूरी नहीं कि वो मिरर हो। जैसे ये बोर्ड भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, ऑल्दो इसका रिफ्लेक्शन उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मान लो हम एक रे को ड्रॉ किए, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलता है, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है उसको, और एरोज का डायरेक्शन बताने के लिए होता है। एरो का डायरेक्शन देखो किधर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, इसीलिए इसको बोलेंगे इनकमिंग रे ऑफ लाइट है। तो इसका कुछ नाम लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी। अब ए बी यहाँ पे क्या है, तो ये इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, देखो मिरर के तरफ आ रहा है, इसीलिए इसको इंसिडेंट बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब जहां टकराया उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट बी है ये क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जहां भी लाइट टकराएगा वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी सा लाइन होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर फ्लैट है तो उससे 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ देखो ये जो नॉर्मल बना, ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बनाता है। अब नॉर्मल का काम क्या है, तो नॉर्मल होता है एक रेफरेंस जहाँ से एंगल को मेजर कर लिया जाएगा। तो यहाँ देखो एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा, वो जो एंगल है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। तो व्हाट इज स्मॉल आई हियर, स्मॉल आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये फिगर से ही तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे डेफिनेशन, इसका क्या डेफिनेशन है। तो ये किन दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ये एंगल, तो इसका डेफिनेशन भी वही है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे लाइट आया, पॉइंट बी पे टकराया और वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया। देखो ये रे जो है ये मिरर से ये दूर जा रहा है, इसका डायरेक्शन देख लो, मिरर से अवे है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अवे है। इस लाइन को हम लोग बोल दिए बी सी, और ये जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बी सी क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। अब रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ एंगल यहाँ से बना रहा है नॉर्मल के साथ, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। तो स्मॉल आर क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में था, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो फिर से उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, ये सारे टर्म्स है जो इससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसका लॉज देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कितना लॉ है इसका, दो लॉ है। पहला जो लॉ है वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ है। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल 30 ही डिग्री होगा। जो सेकंड लॉ है वो बोलता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा,
तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये सब ना एक ही प्लेन पे लाई करता है, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है। मतलब प्लेन क्या है उसको भी समझ लो। प्लेन एक फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस है। जैसे ये बोर्ड एक फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्लेन है। वैसे ही सीलिंग जो होगा वो भी एक प्लेन होगा, और जो फ्लोर है वो भी एक प्लेन होगा, मोबाइल का स्क्रीन भी एक प्लेन है। तो ये सब प्लेन हो गया। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होना चाहिए? एक प्लेन पे होना चाहिए। तो अगर हम एक लेजर लाइट यहाँ से दिखा रहे हैं, तो ये जो इंसिडेंट रे है इस बोर्ड का प्लेन में है, तो नॉर्मल भी इस बोर्ड के प्लेन में ही होना चाहिए। ऐसे बाहर या इसके अंदर या कोई और एंगल पे नहीं हो सकता है, हमेशा इसी प्लेन में होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड भी यहीं आएगा, ऐसा ना कि इधर इधर कहीं और चला जाएगा, सेम प्लेन पे इसको ऐसे जाने वाला है। तो यही दो लॉ है, और ये लॉज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो तुमको जहाँ भी रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखे, सारा जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। अगर यही सरफेस स्मूथ नहीं हो के रफ हो जाए, तो रफ सरफेस पे भी ये लॉज जो है वो वैलिड है। रफ सरफेस का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और जो प्लेन सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे रोड से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या दीवार से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है? इरेगुलर हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड है और यहाँ भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो वैलिड हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि होगा हम लोग का स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर पहले बचपन में पढ़ना था, क्लास 8 में होगा। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल मिरर्स। अज्यूम करो कि एक तुम्हारे पास बॉल है, 3 डायमेंशनल एक बॉल है फुटबॉल के जैसा, पर वो मान लो ग्लास से बना हुआ है। यहाँ पे तो ड्रॉ करेंगे तो हम लोग सर्कल के जैसा दिख रहा, पर अज्यूम कर लो कि वो एक स्फेयर है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब उसको मान लो यहाँ से काट के हटा दिए, तो ऐसा कुछ सरफेस जनरेट हुआ। अब इस सरफेस में दो पॉसिबिलिटी है, दो बार हम इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। मान लो तुम अंदर से क्या कर दिए, इसको पेंट कर दिए, तो ये साइड जो है ये ओपेक हो जाएगा। ओपेक का मतलब यहाँ से लाइट क्रॉस नहीं करेगा, इधर जा ही नहीं पाएगा। और ये वाला जो साइड है ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आया कि जो बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग मतलब जो उभरा हुआ पार्ट है, अगर वो वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो इस मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स। मिरर का नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये वन ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स में एक है। अब अगर हम ऐसा करें कि इधर जो है वो पॉलिश कर दें, या फिर इधर जो है वो पेंट कर दें, तो ये साइड क्या बन जाएगा? ओपेक। और अंदर वाला जो साइड है वो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग। अगर रिफ्लेक्टिंग अंदर का या केव साइड है, ये दबा हुआ साइड जो है वो है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उस टाइप का मिरर को बोलेंगे कॉनकेव। ये मिरर का नाम हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो दो टाइप का स्फेरिकल मिरर है, पहला जो टाइप है वो कॉन्वेक्स है, दूसरा क्या है? कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, और कॉनकेव में अंदर वाला जो पार्ट है, केव वाला साइड, दबा हुआ साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। ये टॉपिक समझ में आ गया कि दो डिफरेंट टाइप है, कौन कौन है, कैसे बनाएंगे, वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो रिलेटेड टर्म्स होता है उसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो सबको समझ लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड विथ
टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। तो एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये रिफ्लेक्टिंग वाला केव साइड है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अगर बल्जिंग साइड रिफ्लेक्टिंग होता तो वो कॉन्वेक्स होता। अभी ये कॉनकेव मिरर है। अब ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट कहीं पे होगा। यहाँ पे देखो मिड पॉइंट है। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोल, और उसको किससे दिखाना है? तो कैपिटल लेटर P से दिखाना है। तो व्हाट इज P हियर? P जो है वो है तुम्हारा पोल ऑफ द मिरर। अब पोल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, एक्चुअल सेंटर मिरर का, वो मिरर पे ही होगा। ये उस पॉइंट मिरर पे ही कहीं पे बीच में लाई करेगा। अब पोल के बाद चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखो, ये मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी, तो वो तो एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर से ही काट के बनाया गया है। अब स्फेयर का अपना कहीं पे कुछ सेंटर होगा, तो जो स्फेयर का सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और उसको कैपिटल C से दिखाते हैं। तो C क्या है यहाँ पर? कैपिटल C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन पास होगा, इमेजिनरी लाइन, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाया? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली इन दोनों सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। फोकस क्या है यहाँ पे? कैपिटल F। कैपिटल F फोकस बोलते हैं इसको। फोकस जस्ट एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट एक पॉइंट है, पोल एक पॉइंट है, तो इसका कोई यूनिट डायमेंशन और यूनिट नहीं है। तो पोल भी एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक पॉइंट है, और फोकस भी एक पॉइंट है। अब कुछ और टर्म समझ लेते हैं। सेंटर और पोल के बीच का जो सेपरेशन या डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो आर क्या है यहाँ? तो आर है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूज मत होना। सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट एक पॉइंट है, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? एक लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई यूनिट पूछे तो क्या बताना है? कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि वो तो एक पॉइंट है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस है। वैसे ही एक और टर्म आता है फोकल लेंथ। ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। इसको स्मॉल f से दिखाना है। फोकस को कैपिटल F से, फोकस जस्ट एक पॉइंट है, फोकल लेंथ डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच का। तो ये क्या ला रहा? फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स है। सबसे पहले हम लोग देखें पोल। पोल ज्योमेट्रिक सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जो स्फीयर जिससे बना है वो मिरर, उसका कहीं पे तो कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, और इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ पोल का बाइसेक्टर जो है वो है तुम्हारा फोकस। फिर सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। तो ये सब टर्म्स है जो रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से। ये कॉनकेव के लिए जैसे बताया वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी होगा, सेम होगा, बस दूसरे साइड में होगा, और कुछ फर्क नहीं है दोनों में। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि कुछ रूल रेगुलेशन है रे डायग्राम ड्रॉ करने का, तो वो रूल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रूल डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका नॉर्मल देख लेते हैं कि नॉर्मल
किसी कर्व्ड मिरर में या कोई भी स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? प्लेन मिरर था तो आसान था, वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, पर कर्व्ड मिरर में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तुम्हारा कर्व्ड मिरर है, ये पॉइंट है पोल, इधर कहीं होगा सेंटर, दोनों के बीच में होगा फोकस, सबको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अज्यूम कर लो कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया है एक्स वाई, पॉइंट वाई जो है वो है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे मिरर से आके टकराता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है वो है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब मान लो तुमसे पूछ दिया कि नॉर्मल ड्रॉ करके देखा और एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर होगा, सारा कुछ अगर बोल दे तो सबसे पहले तो होगा नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें। अब नॉर्मल में ही हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस होता तो हम लोग आराम से ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पर सरफेस तो फ्लैट है ही नहीं, तो अब क्या करें? तो अब हम लोग फंस गए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि नॉर्मल होता क्या है। तो सर्कल पे हम लोग मैथ्स में एक चैप्टर है सर्कल, उससे हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल क्या है। मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और एक टैंजेंट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे टैंजेंट कैसे ड्रॉ होगा? तो एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच या कट करे, वैसा लाइन को बोलते हैं टैंजेंट। ये है टैंजेंट। टैंजेंट जहाँ सर्कल को काटता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होता है वो क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। और रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है, हमेशा ये एक दूसरे से क्या बनता है? 90 डिग्री। ये क्लास 10 का सर्कल चैप्टर खोलना, उसमें एक थ्योरम है वो लिखा हुआ है, उसमें पढ़ लेना। तो हमेशा जो रेडियस और टैंजेंट है दे ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री विद ईच अदर। तो अब ये जो लाइन रेडियस है इसका एक स्पेशल नेम है मैथ्स में, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसी को और क्या दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या है? एक रेडियस है असल में, वो कहाँ से कैसे ड्रॉ हुआ है? तो हमेशा वो सेंटर से पास होगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगा। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है। ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मिरर के केस में इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है? नॉर्मल का प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम सेंटर। कहाँ से पास होगा? हमेशा सेंटर ऑफ द कर्व से पास होगा। और कहाँ से पास होगा? एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, या अगर इस फिगर में बात करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। मिरर के केस में वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन हो जाएगा। तो यहाँ देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट वाई है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ही है मिरर का या कर्व का। अब इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन होगा यही होगा नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड होगा, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये जेड, वाई जेड यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो समझ में आया कैसे नॉर्मल ड्रॉ करना है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये है तुम्हारा पोल, यहाँ पर है फोकस, इधर कहीं होगा सेंटर। सेंटर जो है वो दूसरे साइड में होगा कॉन्वेक्स के केस में। और मान लो एक रे यहाँ से ऐसे आया, ये एक्स वाई एक रे है, जहाँ मिरर में टकराया वो क्या कहलाता है? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल मान लो ड्रॉ करना है तुमको इसमें, तो नॉर्मल का प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे हैं क्या है? हमेशा कहाँ से पास होगा? तो सेंटर ऑफ द कर्व और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगा। तो यहाँ देखो सेंटर ऑफ कर्व ये है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास कर दो।
ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है वही नॉर्मल है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल हैगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से दिखाएंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी वैलिड होगा, तो जितना इंसिडेंट का एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा, तो ये z बन गया। तो वाई जेड क्या कहलाया, ये कहलाया रिफ्लेक्टेड रे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग एक टूल सीख गए नॉर्मल ड्रॉ करने का। नॉर्मल अगर मालूम हो जाए तो सारा काम इजीली हो जाता है। ठीक है, इसको समराइज एक बार करते हैं। नॉर्मल क्या है किसी भी कर्व मिरर में, तो वो पास होगा हमेशा सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं करना है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल मालूम हो तो ये एंगल भी हमको पता चल जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों बराबर होता है। अब चलते हैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं, कुछ रूल सीख लेते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी ड्रॉ कर पाएंगे रे डायग्राम को। 10th क्लास में मेन फोकस रहता है रे डायग्राम पे, क्योंकि रे डायग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और ये उसका बैकबोन है, लाइट चैप्टर का बैकबोन रे डायग्राम ही है। तो रे डायग्राम के लिए रूल्स सीख लेते हैं, व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, और वो आसानी से हो जाए और कम टाइम में हो जाए, उसके लिए रूल्स सीख लेते हैं। रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम। तो 3-4 रूल है, वो सारा रूल समझ लेते हैं। पहला जो रूल है उसको रूल नंबर 1 बोल रहे हैं। रूल 1, पहला रूल क्या है, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से ये कॉनकेव मिरर है, ये पॉइंट ऑफ, ये क्या कहलाता है, ये पोल कहलाता है, ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसको पी से दिखाएंगे। इस मिरर का कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर को सी से दिखाएंगे, ये फोकस होगा एफ से दिखाएंगे। तीनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये लाइन क्या कहलाया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल 1 क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे, कोई भी एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं, ये मेरा इंसिडेंट रे है, इसका कुछ नाम लिख देंगे एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, मेरा इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे देखो कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसा लग रहा, तो वही रूल है। पहला रूल क्या है कि अगर इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होगा, इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पास फ्रॉम द फोकस। कहाँ से पास होगा ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाई जेड है, वाई जेड रिफ्लेक्टेड रे, एक्स वाई इंसिडेंट, वाई जेड रिफ्लेक्टेड। तो शॉर्टकट यही है कि अगर पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, हमेशा पास होगा फोकस से। इसके लिए देखो नॉर्मल भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होता है वो है नॉर्मल। तो ये क्या है, मेरा नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई मस्ट बी इक्वल टू आर, दिख रहा ना, इक्वली इंक्लाइंड है, नॉर्मल से इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो ये पहला रूल है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन after reflection reflected ray must pass through फोकस। कहाँ से पास होगा, फोकस एफ से पास होगा। तो ये पहला रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाता है। ये कॉन्वेक्स में भी ट्रू होगा, लेकिन वहां पर अपीयर टू पास होगा। यहाँ देखो ये क्या है, मेरा पोल, इधर कहीं पे सेंटर होगा, बीच में कहीं फोकस होगा, सबको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे मान लो पैरेलल लेगा, ये मेरा एक्स वाई है इंसिडेंट रे, कहाँ पे टकराया मिरर में, पॉइंट वाई पे टकराया, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे।
अब जो रे है वो कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से, पर प्रॉब्लम क्या है, इधर तो ओपेक सरफेस है, इधर तो लाइट जा ही नहीं पाएगा। तो उसमें क्या उपाय निकाले हम लोग कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इधर होगा रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। पर अपीयर टू पास कहाँ से होगा, तो इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होना वाला है, मिरर के सेम साइड में वापस चला जाएगा, पर लगेगा कि फोकस से पास हो रहा। तो ये एक्चुअल पास होगा, एक्चुअली पास होगा कॉनकेव में, फोकस से हो जाएगा, सच में पास हो जाएगा। पर कॉन्वेक्स में क्या होगा, अपीयर टू पास होगा। passes must pass through the focus in case of concave mirror। कॉनकेव में सच का पास होगा, और appear to pass, appears to pass through focus in case of convex mirror। ठीक है, ये पहला लॉ है, ये पहला रूल है। लॉ तो नहीं बोल सकते, इसको रूल है, शॉर्टकट है। अब चलते हैं सेकंड रूल पे, रूल नंबर 2 पे। फिर से मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव भी ड्रॉ कर ले रहे हैं और कॉन्वेक्स भी, दोनों ही ड्रॉ कर ले रहे हैं एक साथ। ये पॉइंट पोल है, ये फिर से पॉइंट पोल है, इधर कहीं सेंटर होगा, बीच में कहीं फोकस होगा, ज्वाइन करता हुआ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इधर कहीं सेंटर है, यहाँ कहीं फोकस है, इसको ज्वाइन करता हुआ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ऊपर वाला कॉनकेव मिरर, नीचे वाला कॉन्वेक्स मिरर। अब रूल नंबर 2 समझते हैं क्या है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई रे को फोकस से पास करा दे, इंसिडेंट रे को कहाँ से पास कराए, इफ रे इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, कहाँ से जा रहा है वो, इस बार रे को ही पास कर दिए फोकस से। पिछले बार फोकस से हम लोग रिफ्लेक्शन के बाद आया था, इस बार पहले ही रे को फोकस से पास कर देना है। तो ये मान लो इंसिडेंट रे है, ये है मेरा इंसिडेंट रे। फिर से इसका नाम लिख दिए एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, इंसिडेंट रे से जो दिख रहा, कहाँ से पास हो रहा, पासिस फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास हो रहा। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो जो पहला रूल है बस उसका रिवर्स कर दो। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होने वाला है, पैरेलल निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अगर इंसिडेंट फोकस से पास हुआ है तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल निकल जाएगा। इसमें भी वैसा ही होगा, पर इधर जा नहीं सकता है। तो इस बार क्या करना है कि ये अपीयर टू अगर पास हो फोकस से, सच का नहीं हो रहा, सच का तो इधर जा ही ना सकता है, तो लग रहा है कि अगर इंसिडेंट रे को लग रहा है कि फोकस से पास हो रहा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये इंसिडेंट रे है और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। तो यही रूल है, अगर रे इंसिडेंट हो रहा थ्रू फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे becomes parallel to principal axis। ये किस में है, ये कॉनकेव के लिए है। कॉन्वेक्स में क्या है, इफ रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस, मतलब इंसिडेंट रे अपीयर टू पास हो रहा फोकस से, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे becomes parallel to principal axis। बहुत सा एकदम नॉर्मल सा रूल है कि फोकस से पास हो कॉनकेव में तो पैरेलल बन जाएगा, और यहाँ लग रहा है कि फोकस से पास हो रहा तो फिर से पैरेलल हो जाएगा। फर्स्ट रूल का बस उल्टा है। अब चलते हैं थर्ड रूल पे। अच्छा, यहाँ भी नॉर्मल चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, देखो नॉर्मल ये वाला होगा,
तो ये होगा, ये इंसिडेंट का एंगल है, ये रिफ्लेक्शन का एंगल है। यहाँ भी चाहे तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये है तुम्हारा इंसिडेंट का एंगल, ये है रिफ्लेक्शन का एंगल। हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है। थर्ड रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 3, रूल 3 क्या बोलता है, जैसे ड्रॉ कर लेते हैं फिर से मिरर, ये पोल, इधर सेंटर, यहाँ फोकस, सबको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी वैसे ही, यहाँ पोल, यहाँ पर फोकस, इधर कहीं सेंटर, सारा को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। यह है कॉनकेव मिरर, यह है कॉन्वेक्स मिरर। अब रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे को इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तब के लिए रूल क्या है, इफ रे इज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ से लग रहा पास रहा, मतलब कॉनकेव में तो सच का पास हो जाएगा सेंटर से, और यहाँ पे अपीयर टू पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर ऐसा हुआ तो ये है मेरा इंसिडेंट रे, इसका फिर से नाम XY लिख दिया। इंसिडेंट रे है मेरा XY, जो कहाँ से पास हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में लग रहा है कि सेंटर से पास हो रहा है, सच का नहीं जा सकता है उधर, ओपेक साइड है, तो इधर ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक ही इंसिडेंट रे है, डॉटेड वाला इंसिडेंट नहीं है। तो ये इंसिडेंट रे है, और कहाँ से लग रहा, सेंटर से पास होता हुआ लग रहा। तो अगर ऐसा हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो वापस वहीं आ जाएगा, रिट्रेस कर लेगा वापस। कैसे आ जाएगा, सेम रास्ता में वापस। ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम ही हो जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल इसका ड्रॉ करो, नॉर्मल कैसे सिखाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा, तो वो लाइन तो खुद इंसिडेंट रे का ही लाइन है ना। तो यहाँ पर तीनों जो है वो ओवरलैप किया हुआ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या बना, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ से क्या होता है, वो भी 0 होगा, I मस्ट बी इक्वल टू R। इंसिडेंट का एंगल 0 इसलिए क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वहीं पर नॉर्मल भी है, तो दोनों ओवरलैप किया हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 0 ही होगा। यहाँ भी वैसे ही होगा, यहाँ से आया, टकराया, वापस चला गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया ऑन द सेम पाथ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर रे इंसिडेंट हो रहा सेंटर से, देन रिफ्लेक्टेड रे retraces the path, retraces the original path। ओरिजिनल पाथ को क्या कर लेगा, ये रिट्रेस कर देगा, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होता है तो आई का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, तो दोनों ही 0 होता है, नॉर्मल से वो ओवरलैप किया हुआ है इसीलिए। एक और रूल है, वो पोल से पास होता है तो सेम एंगल बनाता है, जैसे ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड होगा, यहाँ अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि नॉर्मल इस बार यही वाला लाइन हो जाएगा, सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करता हुआ। वो उतना काम करेंगे इसलिए नहीं बता रहे अलग से, पर वो भी एक रूल है। तो ये 3 रूल से ही हम लोग सारे रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब जो मेन टॉपिक है, ये सब हम लोग टूल था, अभी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग टूल है। अब हम लोग मेन काम करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो रे डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ होगा, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और सबका रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रे डायग्राम है किसके लिए, फॉर कॉनकेव के लिए। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स पे आएंगे। कॉनकेव का ज़्यादा है
4-5 केस है, उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर कॉन्वेक्स का दो ही केस है। सबसे पहले हम लोग रखेंगे केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए हैं। कहाँ रखे हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब क्या हुआ कि बहुत दूर कहीं पे रखे हैं। मैथ्स में इन्फिनिटी उसको बोलते हैं जो कैलकुलेट जिसको नहीं कर सकते, पर फिजिक्स में इन्फिनिटी क्या है कि वैसा डिस्टेंस जो काफ़ी दूर हो। जैसे यहाँ से अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो सन जो है वो हम लोग के लिए इन्फिनिटी ही हो गया। फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन वहाँ चलता है, सच का नहीं देखना है कि वो फाइनाइट डिस्टेंस, ऑल्दो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट है, पर उसको अभी सिंप्लिसिटी के लिए इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया जाएगा। या कोई दूर का कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत दूर में है, तो उसको भी इन्फिनिटी ही बोल देंगे, भले वो अर्थ में है और हमको दिख भी रहा है, फिर भी हम उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। स्टार का लोकेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, मून से जो रे आ रहा है वो भी कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा। तो अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं और कॉन्केव मिरर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं रे डायग्राम। ये पॉइंट है मेरा पोल, इधर कहीं पे होगा सेंटर, दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीचों बीच में जो पॉइंट होगा वो होगा फोकस। अब जब भी रे प्रिंसिपल इन्फिनिटी से आएगा तो वो रे हमेशा आपस में पैरेलल होगा। रेस कैसा होगा? दे मस्ट बी पैरेलल विथ ईच अदर। इंसिडेंट रे कैसा होने वाला है? एक दूसरे से पैरेलल होने वाला है। वो जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल हो, ऐसा भी आ सकता है, पर हम लोग अभी एनसीईआरटी में सिर्फ इसका दिया हुआ है, इस वाले का नहीं दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब कैसा रे लेंगे? जो कि पैरेलल है, खुद से तो होगा ही, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर हियर इन द इन्फिनिटी। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। जैसे सन से रे आ रहा है तो दो रे ले लेते हैं। पहला रे कैसा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लिए हैं, वो रे आ रही है पैरेलल, इसीलिए हम लोग लिए हैं। एक दूसरा रे जो है वो भी कैसा है? ये तो खुद से पैरेलल होगा ही और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल होगा। ये इंसिडेंट रे नंबर 1 है, इंसिडेंट रे फर्स्ट। ये कौन सा है? इंसिडेंट रे, ये सेकंड वाला है। अब इसका कुछ नाम लिख दिया जाए, इसको बोल देते हैं एक्स वाई और इसको बोल देते हैं पी क्यू। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट रे के लिए क्या है? वाई है। अब देखो ये फर्स्ट रूल इसमें लग जाएगा कि अगर रे इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा? इट मस्ट पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से पास, फोकस से पास हो गया। ये मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। सेकेंड रे को देखो तो ये पी क्यू जो है वो इंसिडेंट रे है। कहाँ पर टकराया है मिरर में आके? क्यू पे। तो क्यू क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब फिर से देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर होना जरूरी है, नहीं नीचे भी हो सकता है। तो ये भी कहाँ से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद? फर्स्ट रूल से ये पास होगा थ्रू फोकस। और जहाँ ये कौन सा रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर, ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है। जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को बोलते हैं, वहाँ पे ही इमेज बनता है। दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन से क्या बनेगा? इमेज बनता है। ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, जैसे ये रिफ्लेक्टेड इधर आके इंसिडेंट को कहीं तो काट देगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बनेगा। किससे बनाना है? दो रिफ्लेक्टेड के बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वहीं से इमेज बनेगा। तो यहाँ इमेज बना है, तो इमेज का लोकेशन अब लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? देखो इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे बना है। एग्जैक्टली दो रे कहाँ कटा? फोकस पे कटा। तो कहाँ पे बना है इमेज? फोकस पे। तो एट फोकस एफ, ठीक है। जहाँ पे दोनों रे कटेगा वहीं पे इमेज बनता है। ये तो हम लोग लिख देंगे। उसका लोकेशन क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, मतलब कहाँ बना है। उसके बाद देखते हैं कि
जब दो रे ऐसे कन्वर्ज करके खुद से आके मिले ना, कन्वर्ज करना मतलब दो रे के बीच का डिस्टेंस कम होता हुआ जाएगा, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो एक रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज को स्क्रीन पे देखा जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ देखो दो रे कैसा है, आपस में कन्वर्जिंग है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ एकदम कम, आके खुद से इंटरसेक्ट कर गया, इसीलिए नेचर ऑफ इमेज कैसा बना, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में रियल या वर्चुअल का ही बात करेंगे, तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर रियल इमेज बना है। और जब भी रियल बनता है तो वो उल्टा बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। उसके बाद देखो इसका साइज के बारे में बात करेंगे या मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज के बारे में। तो वो दिख रहा होगा कि कितना छोटा सा बन गया, पॉइंट इमेज बना है। जो सन का रे आ रहा था, सन मेरा ऑब्जेक्ट था, सन तो बहुत बड़ा था, पर उसका इमेज कितना बड़ा बना, एकदम छोटा सा पॉइंट इमेज, हाईली फोकस्ड इमेज बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज। कैसा बना है, पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा और पॉइंट साइज इमेज बना है। तो समझ में आ गया, लोकेशन पहले लेके फोकस पे बना, कैसा बना, रे कन्वर्जिंग था इसीलिए रियल बना है, और जब भी रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा देखो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ बहुत छोटा बना इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। और पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, ध्यान रखना इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। इन्फिनिटी से रे कैसे आता है, पैरेलल रे आता है, तो उसका उल्टा भी ट्रू होगा, अगर रे पैरेलल है तो कहाँ कटेगा, जाके इन्फिनिटी पे कटता है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखेंगे। तो सेकंड वाला के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके बाद। अब चलते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रख रहे हैं, इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। फिर से देखो ये फोकस है मेरा, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर कहीं रख दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी। व्हाट इज ए बी हियर, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमेशा एक एरो से दिखाना, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो टॉप है, ये जो एपेक्स है टॉप, वहां से दो रे पास करना। इमेज बनाने का रूल सीख लो, हमेशा उसका टॉप से कितना रे पास करना, दो रे पास करना है। और कैसे पास करेंगे, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना, आसान होगा, रूल हम लोग को पता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाए तो कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। हमेशा कहाँ से पास होने वाला है, फोकस से, ये रूल नंबर 1 था। अब एक रिफ्लेक्टेड रे से तो इमेज बनने वाला है नहीं, तो एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, उसके लिए पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए कहाँ से पास कर सकते हैं, या तो तुम फोकस से पास करा दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर तुम फोकस से पास करवाओ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। सेकंड रूल है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास होगा, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जहाँ पे कट गया दो रिफ्लेक्टेड, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, दोनों कन्वर्जिंग नेचर का है, इसलिए रियल इमेज बनेगा। जहाँ कटा वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो और एरो बना दो उस पर, तो ये क्या बन जाएगा, इमेज। ये पॉइंट ए का यहाँ पे बना है इसलिए ए डैश, यहीं से एक रे पास करो, वापस आएगा, यहाँ कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का इमेज बी डैश। तो एक ये बस जहाँ कटे उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देना, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो ये ए डैश बी डैश इमेज कहलाया। व्हाट इज ए डैश बी डैश हियर, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। अब यहाँ ध्यान दो, कहाँ बना है ये,
तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बना है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जहां बने वहां लिख दो, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही बनेगा, कहीं भी तुम रखो, तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं रख दो, हमेशा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनने वाला है। इसका जो साइज नेचर है कैसा होगा, रेस खुद से आके कन्वर्ज किया है, कन्वर्जिंग रे था, इसीलिए बोलेंगे इसको रियल इमेज। किस तरह का इमेज बना है, रियल इमेज। और जब भी रियल बनता है तो देखो इन्वर्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था पर इमेज क्या हो गया, अपसाइड डाउन हो गया, उल्टा बना इसीलिए इसको बोलेंगे इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बना। साइज कैसा बना, तो यहाँ से देख के लग रहा है ये थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि रूल ठीक से नहीं फॉलो किए, स्केल का यूज नहीं किए और भी सारा नाप के बनाए नहीं हैं असल में ये थोड़ा छोटा बनता है, तो छोटा बनेगा इसीलिए इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। दो रे पास करना है, कहाँ से करना है, तो टॉप से, फोकस से, ऊपर से एकदम पॉइंट ए से एक रे को पैरेलल ले जाना, एक को फोकस या सेंटर कहीं से भी ले जाना। मान लो तुमको फोकस से ले जाने का मन नहीं है तो सेंटर से ले जाना, इमेज फिर से वहीं बनेगा जहाँ से आया था रे, वापस वहीं चला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जहाँ से आता है वहीं रीट्रेस कर लेता है अपना पाथ जहाँ सारा रे कटता है वहीं पे तो इमेज बनता है। तो दो ही रे से इमेज बन जाएगा, चाहो तो 3 रे ले लो लेकिन थोड़ा गंदा दिखेगा, 2 रे से साफ साफ बनता है, जल्दी कम टाइम में बन जाएगा। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट करेंगे। ये फोकस, ये सेंटर, इस बार ऑब्जेक्ट को ना एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता है। When object is placed at center of curvature, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नाम फिर से ए भी लिख दिए। फिर से रूल तो हम लोग को पता ही है, क्या है टेक्निक, कि एक रे हमेशा 2 रे यहाँ से ले जाओ, एक रे को पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, पक्का हम लोग को मालूम है कि फोकस से पास होता है। दूसरा रे को या तो सेंटर से पास करो या फोकस से पास करो, फोकस से मान लो पास कर देता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जहाँ दोनों रे आके इंटरसेक्ट करेगा वहीं से मिला देना है उसको। थोड़ा सा हम लोग का टेढ़ा बन गया, उसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। फोकस से पास हुआ, ऐसे आया एक रे, पैरेलल निकलेगा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल चला गया, जहाँ दोनों रे मीट करे वहीं पे इमेज बनता है। देखो यहाँ मीट करता है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर दो तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो कहाँ बनेगा, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन जाता है। सेंटर पे रखो तो सेंटर पे बनता है, इमेज कहाँ बन गया, एट सी बन गया। अब ये जबरदस्ती हम यहाँ पे बनाए हैं, पर तुम स्केल से बनाओगे तुम लोग तो आराम से यहीं पे आएगा, उसमें कुछ चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब नेचर ऑफ इमेज देखो, 2 रे कैसे है, कन्वर्जिंग नेचर का है, खुद से आके मीट किया, इसीलिए रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। और जब भी रियल बनता है तो इन्वर्टेड भी हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। साइज सेम बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा बना है क्योंकि रूल्स स्केल का यूज नहीं किया इसलिए। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम, सेम एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। अब आगे चलते हैं, इस बार ऑब्जेक्ट को और खिसका देते हैं, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में डाल देंगे। ये पोल, ये फोकस, यहाँ सेंटर।
अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे खिसका देते हैं। अब चलते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है वो पहले सी पे रखे हैं, अब सी और एफ के बीच में रख देते हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट का नाम कुछ दे देंगे, ए बी। एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुआ। एक रे को फोकस से लेके गए, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बन गया। जहाँ दोनों रे, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हुआ, वो पॉइंट जो है वो इमेज का पॉइंट होगा, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा। तो इमेज देखो कहाँ पे बना है, तो सेंटर से थोड़ा दूर पे बना है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे इसको, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब सेंटर से थोड़ा दूर। अब देखो नेचर कैसा हुआ, रेस खुद कन्वर्ज किया है आके, इसीलिए नेचर क्या हो जाएगा, रियल, खुद से आके कट रहा। और रियल जब भी बनता है तो इन्वर्टेड होता है। ये इमेज है ए डैश बी डैश, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है पर इमेज थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो जब इमेज बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे इनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट कैसा है, इनलार्ज्ड, या फिर इसी को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं मैग्नीफाइड। इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। इनलार्ज का मतलब बड़ा। और कहाँ बना है, बियॉन्ड सी बना है। कैसा बना है, रियल इमेज बना है। छोटा बना या बड़ा बना, तो बड़ा बन गया, इनलार्ज्ड हो गया। तो यहाँ से हम लोग कुछ ऑब्जर्व किए। सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखे एकदम छोटा सा बना, फिर थोड़ा सा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखे तो थोड़ा पॉइंट से तो थोड़ा बड़ा ही बना, पर ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बना। फिर सी पे रखे तो सेम साइज का हो गया। फिर सी और एफ के बीच में रखे तो बड़ा बनने लगा, मतलब अब मैग्नीफाइड हो गया है। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से मिरर के तरफ आएंगे तो जो इमेज का साइज है वो बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट जो प्लेस है वो है एग्जैक्टली सेंटर, फोकस पे रख देंगे। कहाँ रखेंगे इस बार ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पे रख देना है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एग्जैक्टली एट द फोकस, तो बिटवीन सी एंड एफ को हटा के एट फोकस कर देंगे। तो फोकस पे रखे, फिर से ऑब्जेक्ट का कुछ नाम लिख दिए ए बी। फिर से क्या करना है, दो रे पास करना है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाना है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। कहाँ से पास हो जाएगा ये, तो फोकस से पास हो जाएगा। ये पहला रे हो गया। दूसरा रे देखो कहाँ से पास करना है इसको, या तो हम पोल से पास करें या फोकस या सेंटर से पास करें। तो इस लाइन को फॉलो करता हुआ मान लो हम रे को ऐसे ले गए। ये लग रहा है कि सेंटर वाला लाइन से ही पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस सेंटर से ही आ जाता है। ठीक है, जब सेंटर वाला लाइन से पास होता है तो सेंटर से ही वापस आ जाता है। और ये दोनों रे कैसा हो जाता है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल बन जाता है एक दूसरे का। अब पैरेलल रे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट करता है इन्फिनिटी पे। जैसे इन्फिनिटी से जो रे आ रहा है वो पैरेलल होता है, तो जो पैरेलल रे है वो कहाँ इंटरसेक्ट करने वाला है, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करने वाला है। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो एट इन्फिनिटी कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा। नेचर क्या होगा, खुद से रे आके कटेगा इन्फिनिटी पे, इसीलिए रियल। और जब भी रियल बनता है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस का बन जाएगा। साइज क्या होगा, तो बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। जैसे इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, सन जैसे बहुत बड़ा हाईली मैग्नीफाइड है, तो उसका इमेज एकदम छोटा सा बना।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर एकदम छोटा है तो इसका इमेज एकदम बड़ा बन जाएगा, फोकस पे रखने पे उल्टा हो जाता है, सिमेट्री को फॉलो करता है। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए तब। अब लास्ट वाला चलते हैं, लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और जो एग्जाम में है वो उसी से आता है। तो ऑब्जेक्ट को इस बार प्लेस करेंगे हम लोग पोल और फोकस के बीच में कहीं, और ये जो केस है ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लेना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ रख देंगे? फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। फिर से कॉनकेव मिरर एक ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक पोल है, इधर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और दोनों के बीच में फोकस होगा। तीनों पॉइंट से पास करता हुआ जो लाइन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट का कुछ नाम लिख दिए, एक रे पैरेलल ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो गया, एक और रे को पास करना है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको सेंटर वाला जो लाइन है उससे पास करवा देते हैं। ये मेरा सेकंड इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम वही रास्ता को फॉलो बैक करेगा, ट्रेस बैक कर लिया, तो जो इंसिडेंट का रास्ता है वही रिफ्लेक्टेड का रास्ता। अब देखो दोनों क्या है? डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग है तो ये है डाइवर्जिंग, गैप बढ़ता जा रहा है। तो जब भी रेस डाइवर्जिंग है तो कभी मीट नहीं करेगा, दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो इसको फिर प्रोड्यूस बैक करना पड़ेगा। इसको भी इधर प्रोड्यूस बैक किए, इसको भी इधर प्रोड्यूस बैक किए, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट किया वही मेरा इमेज कहलाया। तो इमेज इधर ए डैश बी डैश हो गया। पहला बार ऐसा हुआ कि जो रे है वो डाइवर्जिंग है, बाकी सब में तो रे कन्वर्ज कर गया था, खुद से मीट कर गया था। ये पहला बार ऐसा हुआ कि रेज जो है वो कन्वर्ज नहीं किया, इसको प्रोड्यूस बैक करना पड़ा। दोनों रे को प्रोड्यूस बैक किया और जहाँ इंटरसेक्ट किया उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दिए, तो इमेज बन गया। तो यहाँ पर देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इमेज कहाँ बना है? तो मिरर के दूसरे साइड में बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। इसको क्या बोलेंगे? बिहाइंड द मिरर। मिरर के अपोजिट साइड में बना है। तो इसका नेचर क्या है? पहला बार ऐसा हुआ कि ये खुद से नहीं कटा था रेस, रेस जो है वो डाइवर्जिंग था, इसीलिए वर्चुअल इमेज बना दिया ये। और वर्चुअल देखो सीधा बना, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसा ही बना है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है? अपराइट भी बोलते हैं इसको, इरेक्ट या अपराइट। उसके बाद हम लोग इसका साइज के बारे में देख लेते हैं। तो साइज देखो थोड़ा बड़ा ही बना है ऑब्जेक्ट से, तो इसीलिए इसको मैग्नीफाइड बोलेंगे। कैसा इमेज बना? तो मैग्नीफाइड इमेज बन गया। तो ये हम लोग सारा केस को यहाँ पे दिखा पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कॉनकेव का खत्म हो गया सारा केस, कॉन्वेक्स पे चलते हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए बस दो ही है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जो मेहनत था वो कॉनकेव पे था। रे डायग्राम किसके लिए है? रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें भी हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को शुरू में कहाँ रख देंगे? इंफिनिटी पे, मतलब बहुत दूर में रखेंगे, और रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये पहले मिरर ड्रॉ कर लिए, रिफ्लेक्टिंग साइड ये बल्जिंग साइड है, ये पॉइंट कहलाएगा पोल, इधर कहीं होगा इसका सेंटर, और बीचों बीच में होगा फोकस। सबको ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा वो कहलाएगा
प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं तो रेस तो पैरेलल आएगा, खुद के पैरेलल तो होगा ही, और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। अब रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। कहाँ से लग रहा है कि पास हो रहा है? फोकस से, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा सेम मीडियम में। यहाँ भी वैसा ही होगा, ये लगेगा कि इस रास्ता में जा रहा है पर इधर आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो कैसे है, डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग होता है तो ये कभी मीट करेगा इधर प्रोड्यूस करने पे, कभी मीट नहीं करेगा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों को प्रोड्यूस बैक किए, और जहाँ पे मीट किया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे इमेज बन गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, तो देखो कहाँ बन रहा है, लग रहा है कि फोकस पे बन रहा है, तो एट फोकस, फोकस को एफ से दिखाते हैं। खुद से तो रे नहीं कटा है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा, इसका जो नेचर है वो वर्चुअल हो जाएगा। और जब भी वर्चुअल बनता है तो किस तरह का इमेज होता है, इरेक्ट इमेज बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गया। इसके बाद इसका साइज लिख लेते हैं, साइज कैसा होगा इसका, देखो बहुत छोटा बना है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, बहुत ज़्यादा छोटा बना, जैसे कॉन्केव के केस में था बस वैसे ही बना है। वहाँ पर सच का बन गया था, वहाँ रियल एंड इन्वर्टेड था, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट बना है। बाकी कुछ फर्क नहीं है, सारा कुछ सेम ही है, साइज भी सेम है, लोकेशन भी सेम है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब दूसरा केस पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख देते हैं, हर जगह सेम ही बनने वाला है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉट एट इन्फिनिटी, बिटवीन, कहाँ रख रहे हैं हम, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख देंगे, हर बार सेम बनने वाला है। फिर से मिरर ड्रॉ कर लिए, ये मेरा पोल हो गया, ये हो गया फोकस, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मान लो हम यहाँ रख दिए, ऑब्जेक्ट का कुछ नाम लिख दिए ए बी। अब ए से दो रे लेके पास करना है, एक रे पहला रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, पर अपीयर टू पास होगा फोकस से, तो इधर चला गया ये फर्स्ट रे हो गया। दूसरा रे कहाँ से पास करें, या तो फोकस से पास कर दें या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दें। तो मान लो फोकस से ही कोशिश करते हैं पास कराने का, तो ये इसका रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता। लग रहा है कि फोकस से हम इसको पास करा दिए हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि ये पैरेलल बन जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेकंड रिफ्लेक्टेड है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है, दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस बढ़ रहा, तो ये फिर से डाइवर्जिंग नेचर का है, तो कभी मीट नहीं करेगा, तो इसको भी प्रोड्यूस बैक किए और इसको भी प्रोड्यूस बैक किए। तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इमेज बन गया, इमेज का नाम लिख देंगे ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बना है, पोल और फोकस के बीच में बना है, इसीलिए लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बना है, तो बना है बिटवीन पोल एंड फोकस। और किधर बना है, तो ये बिहाइंड द मिरर बना है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अदर साइड में बना है। और रेस खुद से तो नहीं कटा, रेस तो डाइवर्जिंग था, इसीलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल बनता है तो देखो सीधा बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट। उसके बाद इसका साइज लिख देते हैं, तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो दिख रहा है छोटा बना है, तो इसको हम लोग बोल देंगे डिमिनिश्ड हुआ है, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक, समझ में आ गया। अब थोड़ा समराइज करते हैं। वर्चुअल इमेज कॉन्केव भी बना पाया था लास्ट वाला पोजीशन में, और कॉन्वेक्स भी बना पाया, पर जब कॉन्वेक्स बनाया तो वो थोड़ा छोटा बना दिया, दिख रहा ना डिमिनिश्ड।
लेकिन जब कॉनकेव वर्चुअल इमेज बनाया था तो थोड़ा बड़ा बनाया था, इनलार्ज। तो इसका समझते हैं कि कौन कौन वर्चुअल बना सकता है। तो कोई भी मिरर वर्चुअल बना सकता है, हर टाइप का मिरर वर्चुअल इमेज बना देगा। लेकिन वर्चुअल और सेम साइज का इमेज प्लेन मिरर बनाएगा। वर्चुअल और सेम साइज का इमेज कौन बनाएगा? तो ये प्लेन मिरर बना सकता है, सेम साइज का बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर हम बात करें वर्चुअल और इनलार्ज्ड कौन बनाएगा, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, तो वो सिर्फ कॉनकेव बना पाएगा, कॉनकेव मिरर। अगर बात करें वर्चुअल और साथ में छोटा, वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब छोटा इमेज, तो वो कौन बनाएगा? तो कॉन्वेक्स बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्चुअल और सेम साइज का प्लेन मिरर बनाता है, वर्चुअल और इनलार्ज कॉनकेव मिरर बनाता है, वर्चुअल और डिमिनिस्ड कॉन्वेक्स बनाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, फिर उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मैग्निफिकेशन पे, उसका न्यूमेरिकल रहेगा तो साथ में ही होगा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का। फिर उसके बाद लेंस को रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन का लॉ, फिर स्नेल्स लॉ को डिस्कस कर लिया जाएगा, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। उसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।